अच्छा, हम एंजाइम के चैप्टर के लिए एमडी कैट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें पास्ट पेपर के। इसमें काफ़ी हद तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। अच्छा, सबसे पहले जो है सिंध एमडी कैट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2000 का क्वेश्चन है सबसे पहले। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू देयर। ये कह रहे हैं कि एंजाइम जो है, हम एंजाइम के करेक्टर में पढ़ते हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। मतलब क्या कि अगर एंजाइम की ये एक्टिव साइट है ऐसी कुछ, और इसके साथ यहाँ का स्क्वायर शेप अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है तो स्क्वायर शेप भी बाइंड कर सकेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि ट्रायंगुलर शेप आगे से बाइंड कर जाए या कोई और शेप को बाइंड कर जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है। अब चेक करते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा है हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम शेप पे बात करें एक्चुअली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग की भी कोई हम बात नहीं कर रहे। पीएच सेंसिटिविटी, पीएच से एंजाइम की एक्टिविटी पे फर्क पड़ता है कि जो हम पढ़ते हैं कि पीएच नॉर्मल होगी, ऑप्टिमम होगी, तो एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में आता है। सरफेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है कि सरफेस की जो शेप है ये उसकी बात करें, तो ये हमारे मतलब की बात है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। हमने देखना है एंजाइम कौन सा नहीं है। हमें इससे पहले एक बात ये बताना चाहिए कि एंजाइम में 90% ऑफ द टाइम एंजाइम के एंड में एज आ रहा होता है। एज एट द एंड ऑफ एंजाइम नेम। ठीक है, एंजाइम के नाम के एंड में क्या आ रहा होता है? एज आ रहा होता है। अब चेक कर लेते हैं। पॉलीमरेज, तो एज आ रहा है तो एंजाइम होगा। इन्होंने नॉट पूछा है, देखिए नॉट है। और हाइड्रोलेज है, ठीक है, इसमें भी एज आ रहा है। आइसोमरेज है, इसमें भी एज आ रहा है। तो इंसुलिन है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। तो ये इंसुलिन जो है वो एंजाइम नहीं होता, ये हार्मोन है। ठीक है भाई, अगला है हमारे पास क्वेश्चन। ये भी 2008 का था, अगला भी 2008 का है। ये कह रहे हैं मैंने प्रोस्टैटिक ग्रुप ज्वाइन विद एंजाइम इट फॉर्म्स। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा ये सारे टर्म समझा देता हूँ पहले, और इसके काफ़ी क्वेश्चन आए हैं तो हम वो देख लेंगे। अच्छा, मैं ये मिटा के फिर आपको थोड़ा क्लियर करके समझा देता हूँ। मैंने पहले लिख लिया था ताकि आपको समझा दूँ, टाइम न लगे, बट ये थोड़ा सा ऐसे समझ मुश्किल आएगा। अच्छा, अब मैं लिख लेता हूँ इसे। देखिए, एंजाइम के पास दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, इन दोनों की जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम कहते हैं को फैक्टर। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब अगली बात ये कि को फैक्टर तो हम देख लिया हमने। अब को फैक्टर को हम डिवाइड करते हैं। को फैक्टर कुछ होते हैं ऑर्गेनिक, कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की बात करें सबसे पहले, इनऑर्गेनिक होते हैं मेटल आयंस। ठीक है, मेटल आयंस हमारे पास इनऑर्गेनिक है। और अब इसके हम कुछ करेक्टर देख लेते हैं। ये डिटैचेबल है, मतलब क्या कि जब रिएक्शन हो रहा होगा आके अटैच हो जाएंगे, और जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो निकल जाएंगे। और ये एक्टिवेटर हैं, मतलब क्या कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा रहे होते हैं जब अटैच होते हैं। ठीक है, ये बात होगी। अब ऑर्गेनिक में देखें, ऑर्गेनिक में फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक है कोएंजाइम, ठीक है, और दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। कोएंजाइम क्या है? ये डेरिवेटिव है, मैं डी लिख रहा हूँ डेरिवेटिव के लिए, ऑफ वाइटामिन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। और ये भी डिटैचेबल है, डिटैचेबल। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम आगे एक एमसीक्यू है उसी में देख लेते हैं, यहाँ जगह थोड़ी कम है। और दूसरा जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये क्या है? ये कोवलेंटली परमानेंटली बाउंड हो जाता है। कोवलेंटली लिख लें, परमानेंटली लिख लें, एंजाइम के साथ बाउंड हो जाता है, परमानेंटली बाउंड। ऐसा नहीं हो रहा जैसे को एंजाइम था और जैसे ये मेटल आयन से ये डिटैचेबल थे। मतलब क्या कि जब रिएक्शन हो रहा है आगे अटैच हो रहे थे। ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये अटैच ही रहता है, ऐसा नहीं है रिएक्शन हो रहा है आगे अटैच हो गया, रिएक्शन खत्म तो निकल गया, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो गया आपके लिए काफ़ी। अब देखते हैं क्या करें। मैंने प्रोस्थेटिक ग्रुप जॉइन विद एंजाइम इट फॉर्म्स। ठीक है, ये कह रहे हैं जब प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के साथ मिल जाता है ये क्या बनाता है। ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो है एक्चुअली होलो एंजाइम। यहाँ पर मुझे आपको एक चीज़ और समझानी पड़ेगी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप दो टाइम्स है हमारे पास। मैं कहाँ लिखूँ इसको? यहाँ लिख लेता हूँ। दो टाइम्स है हमारे पास, एक है एपो एंजाइम, कलर चेंज कर लो तो, एक है एपो एंजाइम और दूसरा है होलो एंजाइम। ठीक है, एपो एंजाइम क्या है एक्चुअली? एपो एंजाइम ओनली प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं
एपो मतलब क्या कि हमने अभी देखा कि एंजाइम में 2 चीज़ें हैं, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। तो अगर हम नॉन प्रोटीन पार्ट को, जिसको कोफैक्टर भी कह रहे हैं, इसको हटा दें, तो क्या है, जो प्रोटीन पार्ट बचेगा वो क्या कहलाएगा? एपो एंजाइम। अब हॉलो एंजाइम क्या है? हॉलो एंजाइम में हम क्या करते हैं, प्रोटीन पार्ट तो होता है, इसके साथ कोफैक्टर या नॉन प्रोटीन पार्ट आप कह लें या कोफैक्टर कह लें, तो ये मिलके बन जाता है हॉलो एंजाइम। अब कोफैक्टर में भी यूजुअली हमारे पास ये तो कोफैक्टर सारे हैं, देखिए कोएंजाइम भी कोफैक्टर है, प्रोस्टैटिक ग्रुप और मेटल आयन सारे कोफैक्टर में आ रहे हैं। तो प्रोस्टैटिक ग्रुप जब यूजुअली ज्वाइन होता है प्रोटीन पार्ट के साथ, तो ये हॉलो एंजाइम बनाता है। तो मैंने क्या बोला? प्रोस्टैटिक ग्रुप जब ज्वाइन होता है प्रोटीन पार्ट के साथ, तो क्या बनाता है? हॉलो एंजाइम। तो इसलिए इसका आंसर है हॉलो एंजाइम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला एमसीक्यू 2010 सिंथेटिक कैट का, एट 0 सेल्सियस द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज। ठीक है। अब इसके ऑप्शंस हैं, अच्छा ये आप मिटा दें। अच्छा, इसका ऑप्शन है कंप्लीटली स्टॉप, या मैक्सिमम, या डिक्रीज टू 50, या रिड्यूस टू मिनिमम, या नन ऑफ दी अबव। अच्छा, इसका आंसर जो है वो सिंपल होगा, रिड्यूस टू मिनिमम। ठीक है। अच्छा, क्यों है रिड्यूस टू मिनिमम, मैं आपको ये बताता हूँ अभी। देखें, रिड्यूस टू मिनिमम इसलिए हो रहा है कि कुछ आपको टेम्परेचर की वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। 0 सेल्सियस पे एंजाइम एक्टिविटी जो है बहुत कम हो जाती है। ठीक है, बहुत कम। मैं ये लिख देता हूँ, रिड्यूस टू मिनिमम। और अगर टेम्परेचर चला जाए हमारे पास 60 अबव, 60 सेल्सियस या उससे अबव, तो एंजाइम क्या हो जाता है? डीनेचर्ड, और एक्टिविटी क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। डीनेचर एंजाइम और स्टॉप हो जाती है एंजाइम एक्टिविटी। क्यों? देखिए, जब मिसाल के तौर पे एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपस में ऐसे इनके बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर से एक्चुअली क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बढ़ती है, ठीक है। जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया 60 तक चले गए, तो ये पार्टिकल मूव करेंगे, ठीक है। इतनी मूवमेंट हो जाएगी कि बीच के जो बॉन्ड्स हैं ये टूट जाए, ये ब्रेक, ये ब्रेक, ये ब्रेक, ये ब्रेक, ठीक है, ब्रेक हो गए। अब क्या है, अब मॉलिक्यूल्स की कुछ अरेंजमेंट ऐसी है 60 सेल्सियस पे, ठीक है। ऐसी जब अलग-अलग अरेंजमेंट होगी, देखें बीच में कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो अब क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो गया, एंजाइम के स्ट्रक्चर खराब हो गए, तो ज़ाहिर है एंजाइम का स्ट्रक्चर ही खराब हो गया, तो एक्टिविटी स्टॉप होनी है। मगर 0 सेल्सियस पे क्या है, ये बॉन्ड मौजूद होते हैं, बस एंजाइम इनएक्टिव होता है, इतनी उसके बाद एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है कि वो रिएक्शन करा दे, तो इसलिए मिनिमम हो जाती है। उसके बाद अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी के कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्या-क्या? टेम्परेचर की बात मैंने आपको अभी बता दी, ये 0 और 60 वाली बात। उसके बाद होती है पीएच, हर एंजाइम की एक अपनी पीएच होती है, हम अभी देखते हैं 3-4 आपको एंजाइम की वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, उसमें वो मैक्सिमम काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये होता है कि जितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी उतनी एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी, और जब एक हद तक मगर ऐसा हो जाए कि सारे एंजाइम सारे सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएं, तो उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसे ही एंजाइम कंसंट्रेशन है, इससे भी ये भी यही है कि एंजाइम कंसंट्रेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब बढ़ती रहेगी, एंजाइम कंसंट्रेशन और एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी, मगर उस हद तक जब सबस्ट्रेट और एंजाइम सारे बाइंड हो जाएं, उसके बाद ज़ाहिर है कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं, हम देख लेते हैं क्या है। टेम्परेचर बिल्कुल है, पीएच बिल्कुल है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बिल्कुल है, मगर रेडिएशन, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि रेडिएशन से एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है, ठीक है। इफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, तो जब एंजाइम का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, तो ज़ाहिर है एंजाइम का वही हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि डीनेचर हो गया, खराब हो जाएगा, तो उससे उसकी एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब अगला एमसीक्यू जो है ये क्या कह रहा है, एन एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय। इससे मैं आपको थोड़ा ग्राफ से आपको समझाता हूँ। देखिए, ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि ग्राफ के जो वाई एक्सिस पे हम ले रहे होते हैं एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे ले रहे होते हैं हम टाइम, ठीक है। जब एंजाइम अवेलेबल नहीं होगा, तो ऐसा कुछ होता है, ये रिएक्टेंट होते हैं हमारे पास, रिएक्टेंट की इनिशियली थोड़ी बहुत एनर्जी होगी, तो ये कुछ एनर्जी लेवल पे होंगे, और जब रिएक्शन हो रहा होगा, ये यहाँ तक जाएगी एनर्जी, और रिएक्शन यहाँ हो जाएगा, और ये नीचे आके ये प्रोडक्ट बन जाएगा इस लेवल पे। अब क्या है कि ये जो हम इस एनर्जी को, पीक एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब अगर हमारे पास एंजाइम अवेलेबल हो गया, ये क्या करेगा, रिएक्टेंट की एनर्जी तो ज़ाहिर है जो इनिशियली है वो रहेगी। अब यहाँ पर हमने एंजाइम को ऐड कर दिया, एंजाइम क्या करेगा, ये रिएक्शन को यहाँ से ही वापस लाएगा। देखें, ये पूरा जो है ऊपर की एनर्जी कम हो गई। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है विद एंजाइम, ठीक है। तो अब देखें इसने क्या किया, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी कर दी, जब एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, पर एंड पे प्रोडक्ट वही बना है उसी लेवल पे। देखें, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, इससे तेज हो जाएगा क्योंकि कम एनर्जी चाहिए। अब देख लेते हैं क्या है, बाय एडिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा।
अगला हम देखते हैं सम एंजाइम रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर, और टू बिहेव कैटालिटिकली, मतलब उसका अपना एक्शन प्रोवाइड परफॉर्म करने के लिए एंजाइम डिवाइड ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। मैं आपको पहले भी बताया कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो मैं यहाँ पर बताता हूँ, जो हमने ये चार्ट बनाया था, देखिए मैंने कहा जो कोफैक्टर जब हटा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, एपो एंजाइम। ओनली प्रोटीन पार्ट ये जो है ये क्या कहला रहा है, एपो एंजाइम। तो क्वेश्चन नंबर है 3, तो मैं लिख देता हूँ रेफर टू क्वेश्चन नंबर 3, और मैंने मेंशन भी किया हुआ है इसकी एक्सप्लेनेशन, रेफर टू क्वेश्चन 3। तो इसका क्या आंसर होगा, एपो एंजाइम सिर्फ ओनली क्या है, प्रोटीन पार्ट। उसके बाद है दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, एंजाइम के बारे में बतानी है। दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ये बिल्कुल सही है। देखिए एंजाइम का जहाँ पर भी आए ग्लोबुलर प्रोटीन, ये सही होगा। ग्लोबुलर मतलब गोल प्रोटीन, कहीं कहीं आते हैं फिब्रिलर प्रोटीन, एंजाइम है फिब्रिलर प्रोटीन, तो ये क्या होगा, गलत होगा। एंजाइम क्या होती है, गोल प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, फिब्रिलर नहीं होती। अगला क्या है, दे कैन बी इनहिबिटेड बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये बिल्कुल सही है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वो होती है कि एक्टिव साइट पे अगर कोई और मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाए और सबस्ट्रेट को बाइंड ना होने दे, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है, बिल्कुल सही है। फॉर्म इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गलत है, ठीक है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन कहाँ बनते हैं, राइबोसोम्स पर, और दे आर ओनली फाउंड अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी गलत है। एंजाइम जो है वो हर जगह मौजूद होते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही हुई है, 1 और 2, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अगला सवाल जो है वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोएंजाइम्स एक्सेप्ट, हमने अभी ऊपर देखा कोएंजाइम्स क्या थे, कोएंजाइम जो थे वो कोफैक्टर का जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो कोएंजाइम कहला रहा था। और कोएंजाइम के एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जगह नहीं है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। तो NAD, NADP और FAD, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये MCQ में बहुत पूछी जाती हैं। तो एक्सेप्ट पूछा है तो कौन सी नहीं होगी, NAD भी है, FAD भी है, NADP है, तो ADP इसकी एग्जाम्पल नहीं है, तो ये आंसर है। अगला सवाल जो है ऑप्टिमम pH ऑफ एंजाइम है, ये एंजाइम अमाइलेज इज, ठीक है। आपको 3 एंजाइम्स की पीएच जो है याद होनी चाहिए। एक पेप्सिन की, वो क्या है, ऑप्टिमम पीएच 2। ऑप्टिमम पीएच वो पीएच है जहाँ एंजाइम मैक्सिमम वर्क करता है। अमाइलेज की है 7, और पैंक्रियाटिक लाइपेज की है 7.5 to 8.5। तो ये 3 आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो अमाइलेज का इन्होंने पूछा है, तो अमाइलेज की होती है 7, तो जो क्लोज है वो ये है 6.7 to 7, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिव एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर। कोफैक्टर को निकाल दिया, अभी हमने देखा था ओनली प्रोटीन पार्ट क्या करा रहा था, एपो एंजाइम, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा। तो रेफर टू क्वेश्चन 3। अच्छा, अगला जो है द एंजाइम फंक्शन आर ऑप्टिमम एट, ठीक है। ऑप्टिमम एंजाइम के फंक्शन का होता है स्पेसिफिक टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। जो ह्यूमन एंजाइम है उनके लिए 37 सेल्सियस का टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, उससे ऊपर नीचे कम हो जाती है, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर आ जाता है तो एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर। स्पेसिफिक पीएच बिल्कुल सही है, हमने अभी देखा कि हर एंजाइम अपने स्पेसिफिक पीएच पर ऑप्टिमम एक्ट कर रहा है। यहाँ देखा हमने पेप्सिन, अमाइलेज और पैंक्रियाटिक लाइपेज के लिए। और स्पेसिफिक कोएंजाइम, ये भी सही है। कोएंजाइम क्या करते हैं, एक्चुअली एंजाइम एक्टिविटी को असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स है, बेसिकली एंजाइम का एक्चुअली प्रोटीन है, और कौन सी मैंने भी बताया कि ग्लोबुलर मतलब गोल प्रोटीन्स हैं एंजाइम्स, तो ये प्रोटीन इसका आंसर होगा। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम एक्सेप्ट, अब देख लेते हैं। दे इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी हमने ग्राफ में देखा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे थे। दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हर एंजाइम एक अलग सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता है, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि अगर स्क्वायर शेप सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा तो स्क्वायर ही करेगा, अगर ट्रायंगुलर शेप के लिए बना है ट्रायंगुलर ही करेगा। ऐसा नहीं है स्क्वायर शेप यहाँ कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता, और ट्रायंगुलर यहाँ कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल सही है, स्पेसिफिक इन एक्शन। अगला क्या है, दे पोसेस स्पेसिफिक एक्टिव साइड, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और क्या है, दे पोसेस 3 डायमेंशनल शेप, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ इन्होंने एक्सेप्ट पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, कि इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, मगर एंजाइम क्या करता है, एक्चुअली डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो आंसर इसका है ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम प्रपोज्ड। लॉक एंड की मॉडल क्या कहता है, लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि हर एंजाइम की एक्टिव साइट क्या है, फिक्स है, जैसे ये मैंने ये बताया, और वो एक ही तरह का सबस्ट्रेट उससे बाइंड कर सकता है। तो एंजाइम्स आर अनबायस्ड फॉर द सबस्ट्रेट, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, एंजाइम कैन मॉडिफाई द एक्टिव साइट, ठीक है, गलत है, मगर ये क्या कहता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट फिक्स है और एक तरह के सबस्ट्रेट बाइंड हो सकते हैं। एंजाइम है रिस्ट्रिक्टेड टू वन रिएक्शन टाइप, ये बिल्कुल सही है, जैसे मैंने बताया कि एक रिएक्शन टाइप एक तरह के सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता है। अगली क्या है, एन एंजाइम कैन कैटेलाइज वैरायटी ऑफ रिएक्शन, ये भी बिल्कुल गलत है कि एक तरह के सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो वैरायटी ऑफ रिएक्शन को नहीं कैटेलाइज कर सकता। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी आंसर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला है मोस्ट एंजाइम है ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ,
ठीक है। ह्यूमन एंजाइम मैंने अभी आपको बताया कि अराउंड 37 वर्क करते हैं, ये मैंने यहाँ पर जैसे बताया। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या आंसर है। 40 सबसे क्लोज ये है, और आगे इन्होंने रेंज भी मेंशन की है 36.1 टू 37.8, तो यही इसका आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग द रिएक्शन दे कैटेलाइज। ठीक है, कौन सी एनर्जी को लो करते हैं वो भी हम देख चुके हैं, क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। उसके बाद विच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कौन सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब देखें, एक्चुअली एंजाइम के जो बेसिक करैक्टर है उसमें ये होता है कि एंजाइम की क्या होती है, 3D शेप होती है, 3 डायमेंशनल शेप होती है एंजाइम की। तो 3 डायमेंशनल शेप जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की होती है। हम जो एंजाइम प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं, कुछ टर्शरी होते हैं और कुछ क्वाटरनरी होते हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है, उसकी 3D शेप होती है। तो एंजाइम भी प्रोटीन्स ही हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद हम एंजाइम रिक्वायर हेल्पर विच इज नॉन प्रोटीन पार्ट, क्या है वो, कोफैक्टर। फॉर इट्स एफिशिएंट फंक्शन दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर कहलाएगा। उसके बाद पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सेट्स बेस्ट फॉर, मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि 2 pH की होती है। हमने कुछ एंजाइम्स की देखी, पेप्सिन अमाइलेज तो पैंक्रियाटिक लाइपेज, तीनों आपको याद होनी चाहिए, तीनों एमसीक्यू में पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल याद होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक्चुअली क्या होती है, अगर एक एंजाइम है, जैसे ये अगर एंजाइम है और ये इसका सबस्ट्रेट है, मगर जो एक इनहिबिटर है उसकी भी शेप यही है, और आके एक्टिव साइड से, जहाँ एक्टिव साइड वो साइड होती है जहाँ रिएक्शन होना है, वहाँ बाइंड कर जाए और सबस्ट्रेट अब यहाँ बाइंड ना कर सके, तो ये क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक तरह की और इनहिबिशन होती है, इसके नॉन कॉम्पिटिटिव कहते हैं। वो क्या होती है कि एक्टिव साइड पे नहीं, एलोस्टेरिक साइड, अगर ये साइड है यहाँ के इनहिबिटर बाइंड कर गया है, इसको क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइड, और ओवरऑल शेप एंजाइम की चेंज हो गई। अब यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो फिक्स नहीं हो पा रहा, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइड की भी शेप चेंज हो गई है, क्योंकि एक और साइड पे एक एडिशनल मॉलिक्यूल अटैच हो गया। ये हम इसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव, इन्होंने पूछा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के एग्जांपल क्या है, तो 2 एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल की इनहिबिशन कराता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल का जो एंजाइम है, अगर ये मिसाल के तौर पर बैक्टीरियल सेल वॉल का एंजाइम है, ये एक इनहिबिटर इससे जाके अटैच हो जाएगा, और जब ये अटैच हो गया तो बैक्टीरियल सेल वॉल को एंजाइम को प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देगा और सेल वॉल बन नहीं पाएगी, ऐसे बैक्टीरिया को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये है पेनिसिलिन, इस मैकेनिज्म से फंक्शन करता है। अगला मेलोनेट या बायोएनर्जेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर है, ये मॉलिक्यूल आप बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि पेनिसिलिन नहीं दिया ऑप्शन है, तो सक्सिनिक एसिड जो है, सॉरी मेलोनेट जो है वो इसका आंसर होगा। सक्सिनेट एसिड नहीं, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर है, और मेलोनेट जो है इस मॉलिक्यूल है। अगला है एन एंजाइम रिक्वायर्ड, यहाँ पर ये मेटल आयन है। मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल आयन। अब हम देख चुके हैं मेटल आयंस को कोफैक्टर में कैटेलाइज सबस्ट्रेट। द मैग्नीशियम इज बेस्ट आइडेंटिफाइड एज, मैं आपको अभी ऊपर दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने मेटल आयन पढ़ा, कोफैक्टर के इनऑर्गेनिक पार्ट में मेटल आयन होता है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर जो है वो होना चाहिए एक्टिवेटर। हमने अभी पढ़ा था मैग्नीश जो मेटल आयंस हैं वो क्या होते हैं, वो इनके 2 करैक्टर हैं। एक तो डिटैचेबल है, मतलब जब रिएक्शन होगा तब आगे अटैच हो जाएंगे, और एक्टिवेटर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो मैग्नीशियम आयन भी क्या होगा, फिर ऑप्शन आप सारे देख लें, इसके सिर्फ एक्टिवेटर जो है वो मैच करेगा। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैज कॉम्प्लीमेंट्री शेप विद, कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है एक्टिव साइड से। कैसे, मैंने अभी आपको समझा चुका हूँ। अगर ये एक्टिव साइड है जैसे, तो इससे अटैच होने के लिए इसकी प्रॉपर शेप मौजूद होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री शेप मतलब उससे अटैच होने के लिए शेप क्या होगी, एक्टिव साइड से होगी। दिस साइड वे सबस्ट्रेट बाइंड्स, उसको हम विद एंजाइम टू रिएक्ट, ये भी क्या होते हैं, एक्टिव साइड, ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद व्हाट इज कॉमन इन बोथ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है 2 तरह की है। इनहिबिशन इनहिबिटर्स जो हैं, एक तो या तो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल क्या, कि इसके इफेक्ट को हम खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म करते हैं, जो सबस्ट्रेट जो एक्चुअल मॉलिक्यूल ने जैसे एंजाइम से रिएक्ट करना है उसकी जब कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो जो इनहिबिटर है वो हट जाता है अपनी जगह से। तो ये रिवर्सिबल होती है। और एक होती है इरिवर्सिबल, ये आके जब इनहिबिटर बाइंड कर जाए एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है और कुछ नहीं हो सकता। अब रिवर्सिबल इनहिबिशन 2 तरह की होती है। कॉम्पिटिटिव मतलब क्या, जो मैं आपको ऊपर समझाया कि एक्टिव साइड पे आके वो बाइंड हो रहा था, ठीक है, और नॉन कॉम्पिटिटिव जो एलोस्टेरिक साइड पे आके बाइंड हो रहा था। तो ये 2 तरह की होती है। तो अब सवाल क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज कॉमन इन बोथ कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉमन क्या है, ये दोनों रिवर्सिबल है। ठीक है, दोनों अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो दोनों क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो ये क्या इसका आंसर है, रिवर्सिबल इनहिबिशन। अगला सवाल जो है वो कह रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग मिस्टेकनली इंगल्फ्ड
द टॉक्सिक कंपाउंड ए, इसने ए कंपाउंड जो है वो खा लिया है, विच वॉज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ सर्टेन एंजाइम, ठीक है, ये किसी एंजाइम का इनहिबिटर था, उसको इनहिबिट करता था। ही वाज इमीडिएटली ब्रॉट टू द हॉस्पिटल वेयर डॉक्टर इंजेक्टेड इंट्रावेनसली, मतलब वेन के जरिए आईवी सब्सट्रेट बी इसको इंजेक्ट कर दिया, बॉडी के अंदर दाखिल कर दिया टू मिनिमाइज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कंपाउंड ए, ठीक है। सब्सट्रेट एक्चुअली हुआ क्या है कि ए कंपाउंड इसने खा लिया है, ठीक है, अब इसको बी कंपाउंड आईवी तौर पे दे दिया है, और ताकि ए कंपाउंड जो टॉक्सिक कंपाउंड है उसका इफेक्ट खत्म किया जाए। तो अब पूछ रहे हैं जो ए कंपाउंड है, कंपाउंड ए वॉज विच इनहिबिटर, जो उसने खाया है वो कौन सा इनहिबिटर है, तो ये होगा कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि देखिए हमने बी कंपाउंड दिया है इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, अगर तो इरिवर्सिबल होता तो इसका इफेक्ट खत्म हो ही नहीं पाता, तो इरिवर्सिबल ऑप्शन नहीं हो सकता। टेम्परेचर सेंसिटिव ऐसा कुछ इनहिबिशन में है नहीं, और नॉन कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जाके उसकी एक्टिव साइट से बाइंड कर रहा है, और हम जब इसकी सब कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, बी को दे रहे हैं, सब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ये हट जाएगा, और कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल है, रिवर्स हो सकता है, तो इसलिए कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल इसका आंसर है। अगला है नॉन प्रोटीन बट इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर, ठीक है, नॉन प्रोटीन है, नॉन प्रोटीन का मतलब क्या है, कोफैक्टर है, और ये कह रहे हैं इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक हमने ऊपर अभी पढ़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने पढ़ा ऑर्गेनिक में कोएंजाइम और प्रोस्टैटिक ग्रुप, और इनऑर्गेनिक में मेटल आयंस आते हैं, तो आपको आइडिया हो रहा होगा इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब यहाँ देखते हैं क्या आंसर है इसका। इनऑर्गेनिक डिटैचेबल है तो ये क्या होगा, ये मेटल आयन, और मेटल आयन क्या होते हैं, एक्टिवेटर, तो ये क्वेश्चन दोबारा है। अच्छा, उसके बाद व्हेन इनहिबिटर बाइंड्स टू एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है, और ऑल्टर शेप, इसको क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन कहते हैं, मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। अगर ये एक्टिव साइट थी और इनहिबिटर यहाँ के बाइंड कर गया, इसको कहते हैं एलेस्टेरिक साइट, तो ये क्या होती है, नॉन कॉम्पिटेटिव। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट ने तो एक्टिव साइट पे आके बाइंड करना है, तो ये कम्पीट नहीं कर रहा सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के लिए, अलग जाके अपना ही अटैच हो रहा है। इस अब अगला क्या है, ड्यूरिंग फीडबैक इनहिबिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व, ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन में कौन से एंजाइम के स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फीडबैक इनहिबिशन जो है वो है कॉम्पिटिटिव, फीडबैक इनहिबिशन जो है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की एग्जांपल, फीडबैक इनहिबिशन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की एग्जांपल ऊपर तो देख ली थी, पेनिसिलिन है दूसरी, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की एग्जांपल है फीडबैक इनहिबिशन। ये एग्जांपल्स आपकी आ जाती हैं। तो नॉन कॉम्पिटिटिव जो है वो कहाँ अटैच होता है, मैंने आपको अभी बताया, रेस्टेरिक साइड पे, तो रेस्टेरिक साइड इसका आंसर है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट नीड अ कोफैक्टर, ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसको कोफैक्टर नहीं चाहिए होता, ये सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा। पेप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि विदाउट कोफैक्टर, विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो अपना ही एपो एंजाइम सिर्फ प्रोटीन पार्ट से ही काम करता है, तो पेप्सिन इसका आंसर है। अगला है अनदर मॉलिक्यूल हैविंग अ शेप वेरी सिमिलर टू द एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है, बहुत सिमिलर शेप है एंजाइम सबस्ट्रेट की तरह, बाइंड्स टू एक्टिव साइट देन इट वुड डैश द एंजाइम्स फंक्शन, ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ ये कौन सी एक्चुअली बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी शेप सिमिलर है और आके वो एक्टिव साइट से अटैच हो रहा है, तो ये क्या करेगा एक्चुअली, ये इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी कर देगा, एंजाइम की एक्टिविटी को। क्यों? क्योंकि देखें अगर यहाँ पर आगे कोई और मॉलिक्यूल अटैच हो गया, अब आके अटैच ही नहीं हो पा रहा जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है, तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। अगला क्या है, अगला है रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम, कोएंजाइम किससे ड्राइव हुए हुए हैं, मैंने ऊपर बता चुका हूँ क्वेश्चन 3 में भी, क्या है, विटामिन से ड्राइव होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पीएच एट विच एंजाइम ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज मैक्सिमम, ये हम तीनों की पीएच देख चुके हैं यहाँ पर, यहाँ पर पैंक्रियाटिक लाइपेज की क्या है 7.5 to 8.5, ये तीनों आपके क्वेश्चंस में आए हुए हैं। अब इसके आंसर देख लेते हैं, सबसे क्लोज जो आंसर होगा वो होगा 7.5 to 8.5 है, तो सबसे क्लोज क्या आ रहा है, 8 आंसर इसका होगा। विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट ट्रू, ठीक है, एंजाइम कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूटिलाइज, बिल्कुल सही है। एंजाइम का एक्चुअली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, खुद यूज नहीं होते, सिर्फ रिएक्शन में रिएक्शन को तेज करते हैं। मोस्टली एंजाइम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स अलॉन्ग विद नॉन प्रोटीन पार्ट, ये बिल्कुल सही। नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है, कोफैक्टर। बहुत कम एंजाइम है, जैसे हमने पेप्सिन देखा उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता है, बाकी यूजुअली एंजाइम से मौजूद होता है। और एंजाइम में फिब्रिस प्रोटीन में आपको ऊपर बता चुका हूँ, एंजाइम्स क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन, तो नॉट पूछा हुआ था, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। एपो एंजाइम में कोक फैक्टर मिलकर होलो एंजाइम बना रही है, भी हम ऊपर देख चुके हैं, तो सी इसका आंसर है। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फाउंड बाय द बाया डैश ऑफ दी, बाया यहाँ डैश होगा, डैश ऑफ द एंजाइम। तो देखें एंजाइम एक्चुअली क्या है, ये प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से। और एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें ये कार्बन मौजूद होता है सेंटर में, एक तरफ NH2 जो कि अमाइनो ग्रुप होता है वो अटैच होता है, एक तरफ CO है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक
ग्रुप है वो अटैच होता है और एक तरफ हाइड्रोजन होता है, एक तरफ रेडिकल होता है, ठीक है। रेडिकल में कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, CH3 कुछ भी अटैच हो सकता है। तो ये जो रेडिकल की वजह से जो एक्टिव साइड है हमारी, वो ये रेडिकल बना रहा होता है, ये R ग्रुप बना रहा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर होगा। उसके बाद है व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो स्पीड अप केमिकल एक्शन करते हैं, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, उनको हम कहते हैं कैटलिस्ट। तो ये दे आर ब्रोकन डाउन इन रिएक्शन, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये रिएक्शन के एंड पे वैसे ही रहते हैं जैसे शुरू में होते हैं। दे आर मेड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जैसे एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, बट सारे कैटलिस्ट प्रोटीन से बने हुए ज़रूरी नहीं है। दे आर नॉट चेंज बाय द रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है। ये रिएक्शन के स्टार्ट में और रिएक्शन के एंड में मैंने बताया बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं। और दे कैन नॉट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये गलत है। ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते थे? तेज कर देते हैं। तो सी इसका आंसर सही है। उसके बाद ये स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू देयर, ठीक है। ये सवाल रिपीट हुआ है, ऊपर भी आया हुआ है। तो सरफेस कॉन्फ़िगरेशन इसका आंसर था। मैंने अब बता चुका हूँ कि एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है उसके एक्टिव साइट की वजह से होती है। एक्टिव साइट पे पर्टिकुलर तरह शेप के मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो सकते हैं और वही अटैच होते हैं, कोई मॉलिक्यूल अटैच नहीं होते। अगला क्वेश्चन जो है वो है इफ द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड और टू और नियर ब्लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 सेल्सियस, तो एंजाइम क्या हो जाता है? मैं ये सिमिलर सवाल ऊपर भी आ चुका है। एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है जब 0 सेल्सियस पे आए, और 60 सेल्सियस पे जाके क्या हो जाता है? डी नेचर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल टूट जाता है। तो अब यहाँ आंसर है डी नेचर नहीं होगा, री नेचर नहीं होगा। डोरमेंट का मतलब यही है, इनएक्टिव होना डोरमेंट का मतलब है, और एक्टिवेट तो नहीं, तो सी आंसर इसका। अब अगला है व्हेन अ प्रोस्टैटिक ग्रुप जॉइन विद एंजाइम फॉर्म्स, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रोस्टैटिक ग्रुप प्लस एपो एंजाइम या प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, इसको हम क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। तो सी इसका आंसर है। अगला है एन एंजाइम इंक्रीजेस स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर बी ऑप्शन मिसिंग है, तो वही इसका आंसर है। जो ये क्वेश्चन भी रिपीट है, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम ऐसे काम करते हैं, हम ग्राफ से भी देख चुके हैं। अगला है सम एंजाइम्स रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है कोफैक्टर टू बिहेव कैटालिटिकली, ठीक है। एंजाइम डिवाइड ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। जब नॉन प्रोटीन पार्ट निकल जाए तो क्या होता है? एपो एंजाइम, ये ऊपर भी 2 मरतबा आ चुका है। उसके बाद फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट एंजाइम्स, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी सवाल रिपीटेड है। दे कैन बी इनहिबिटेड बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। और ये स्मूथ, ये राइबोसोम से बनते हैं, ये भी गलत है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच नहीं होते, ये बिल्कुल स्कैटर्ड होते हैं। तो 1 एंड 2 इसका ऑप्शन है, ये रिपीटेड सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, ठीक है। तो मैंने बताया था जहाँ एज आ रहा हो वो क्या होता है? एंजाइम। तो पॉलीमरेज होगा, हाइड्रेज होगा, आइसोमरेज होगा, एंजाइमेट जो है, आखिर एज नहीं आ रहा, तो ये डी इसका आंसर है। व्हेन अ प्रोस्टैटिक ग्रुप जॉइन विद एंजाइम इट फॉर्म्स, ठीक है। प्रोस्टैटिक ग्रुप और एंजाइम जब मिल जाएं, ये भी सवाल आया हुआ है ऊपर, तो क्या बनाते हैं? होलो एंजाइम। लोकेशन ऑफ एंजाइम है सबस्ट्रेट बाइंड्स इज कॉल्ड, ठीक है। जहाँ सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसको क्या कहते हैं? एक्टिव साइट, या ऐसा कुछ होता है। ये एक्टिव साइट है, यहाँ आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, तो एक्टिव साइट कहते हैं। द फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू, ठीक है। एंजाइम का फंक्शन क्या है? ये करना है डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ होगा हमारे पास कोई ऑप्शन, कॉजेज केमिकल रिएक्शन दैट वुड नॉट अदरवाइज टेक प्लेस, ऐसा नहीं होता। रिएक्शंस एक्चुअली हो रहे होते हैं मगर वो बहुत स्लो हो रहे होते हैं, तो उनकी स्पीड तेज करता है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन होना ही नहीं है और एंजाइम इसको करवा दे, ऐसा नहीं होता। चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सही होगा, ठीक है। और चेंज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। रेज द एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं, ये लोअर करता है। और नन ऑफ द अबव, नहीं। तो चेंज द रेट का मतलब यही है, स्पीड, ठीक है। रेट का मतलब होता है स्पीड। अच्छा, अगला है होलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ, होलो एंजाइम में क्या-क्या होता है? एपो एंजाइम और प्रोस्टैटिक ग्रुप से मिले होते हैं, तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। एपो एंजाइम एंड प्रोस्टैटिक ग्रुप, ये आंसर है। अगला हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस इन द लिवर, इट इज ब्रोकन डाउन टू हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन बाय एंजाइम, ऐसा कुछ होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो हमारी बॉडी में ये टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। इसलिए ये टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये कौन कराता है? ये एंजाइम कैटालेज कराता है। ये हम सेल के चैप्टर में पढ़ते हैं, तो इसका आंसर सी होगा। द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड, ठीक है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को हम एंजाइम्स कहते हैं, एंजाइम की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम काइनेटिक्स इज फॉल्स, ठीक है। ये कह रहे हैं गलत स्टेटमेंट कौन सी है? एन एंजाइम इन द सबस्ट्रेट, एन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट एंजाइम कंसंट्रेशन लीड टू प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली? कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो
रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन के, मगर उस हद तक जब एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है आपस में फुली सैचुरेट हो जाएँ, सारे एंजाइम सारे सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाएँ। तो ये स्टेटमेंट सही है, इन्होंने फॉल्स पूछा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, मोस्ट एंजाइम ऑपरेटिंग इन द बॉडी वर्कड एट अ टेंपरेचर ऑफ 37, ये भी सही है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है एंजाइम जनरली इनएक्टिवेटेड रैपिडली टू एक्सपोजर टू यूवी लाइट, ठीक है। जब अल्ट्रावायलेट लाइट जब एंजाइम के ऊपर पड़ती है तो उसका स्ट्रक्चर उसको डीनेचर कर देती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है एंजाइम के एक्टिविटी को कम कर देते हैं बाय ब्लॉकिंग द सबस्ट्रेट फ्रॉम एंटरिंग एक्टिव साइट, ये भी सही है। क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली, ये अगर एंजाइम है और यहाँ पे एक्टिव साइट पे आके कोई इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड कर जाए तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा तो प्रोडक्टिविटी ऑफ एंजाइम या एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कह रहे हैं तो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा इसका, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इन्होंने पूछा है फॉल्स, तो फॉल्स कोई भी नहीं है, सब ट्रू है। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल है, इन एसिटाइल को ए कोएंजाइम, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम और को इन्होंने बोला है, कोएंजाइम ए जो है, जो को ए लगा हुआ है एंड पे, ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, किससे ड्राइव होता है? ये एक्चुअली सारे कोएंजाइम ड्राइव होते हैं विटामिन से, ये हमने पढ़ा है ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में भी, ठीक है। मगर ये किससे एक्चुअली हो रहा है, ये बायोएनर्जेटिक्स में डिटेल में आता है। कोएंजाइम ए जो है वो विटामिन बी से ड्राइव होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, बायोएनर्जेटिक्स में इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद डैश इज मोस्टली नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड, ठीक है। ये कह रहे नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मैंने आपको ऊपर काफी दफा बता चुका हूँ, नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, को फैक्टर, और इसकी क्लासिफिकेशन भी क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। तो आंसर होगा इसका को फैक्टर।